हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल नीट एम्स बायोलॉजी बायोमेनिया। और बच्चों, मैं हूं आपकी बायो गुरु। आज हम लोग सॉल्व करेंगे एनटीए पेपर 27 बायोलॉजी का, और जो आपके 25 और 26 पेपर रह गए हैं, क्योंकि 2 दिन मैंने वीडियो नहीं डाला है तो बीच में टाइम निकाल करके मैं उन पेपर्स को भी सॉल्व करके वीडियो अपलोड कर दूंगी। तो आज हम लोग पहले 27 पेपर देखेंगे, क्योंकि ये लेटेस्ट पेपर है जो अभी आया हुआ है, जो बच्चे अभी कर रहे होंगे, सो इसलिए मैंने इसको पहले ही वीडियो बनाया है। सो गाइज, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो बच्चे नए हैं चैनल पे वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि उनको सारे अपडेट्स टाइमली मिलते रहें, और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिएगा बच्चों कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। एन एग्जाम्पल ऑफ अ सीड विद एंडोस्पर्म एंड पेरिस्पर्म इज कॉफी, लिली, कैस्टर एंड कॉटन। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा एक्सप्लेनेशन दिया है, क्योंकि इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों दैट इज द कैस्टर। व्हाई? बिकॉज कैस्टर ऑयल सीड ही ऐसा होता है जिसमें डाइकोटिलेडनस होता है, एक तो पहली चीज, एंड इट एंडोस्पर्मिक विद अ स्पेशल फूड स्टोरिंग टिश्यू कॉल्ड एंडोस्पर्म, एंड पेरिस्पर्मिंग हैविंग पेरिस्पर्म और पर्सिस्टेंट न्यूक्लियस। मैं इसका स्ट्रक्चर भी आपको दिखाऊंगी। इट इज अ व्हाइट स्पॉन्जी बाइलोब्ड आउटग्रोथ प्रेजेंट नियर द नैरो एंड ऑफ द सीड. It partially covers the hilum, dark scar, and completely covers the micropyle, small pore. It absorbs water which percolates through the micropyle into the seed. तो यहाँ पे देखिए ये डायग्राम है इसका, और यहाँ पे आप सीधे देख सकते हैं कि ये देखिए एंडोस्पर्म, ये आपके पेरिस्पर्म की प्रेजेंस को बता रहा है, ये सीड कोट है, दीज आर द कोटिलिडन्स, एंड ये आपका जो है वो रेडिकल है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Read the following 3 statements A to C and select the options which includes all the correct ones only. During the primary growth of the plant, specific region of apical meristem produces dermal tissue, ground tissue and vascular tissue. तो ये statement correct है। In plants growth, it's restricted to specialized regions of active cell division. एंड ये भी करेक्ट है। सेकेंडरी मेरिस्टेम आर ऑल्सो नोन एज सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। सो यहाँ पे आपके जो तीनों स्टेटमेंट है वो तीनों ही करेक्ट है। तो स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? विच ऑफ द फॉलोइंग इवोल्यूशनरी स्टेज ऑफ ह्यूमंस हैज अ क्रेनियल कैपेसिटी बिटवीन 650 to 800 cc? ऑस्ट्रेलोपिथेकस एंड होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस या फिर होमो सेपियंस। तो जो आपके होमो हैबिलिस थे बच्चों, इनकी जो क्रेनियल कैपेसिटी थी वो 650 to 800 cc थी, और ये जो थे बच्चों प्रोबेबली दे डोंट ईट मीट, ओके, एंड दे वर द मेकर्स ऑफ स्टोन टूल्स। तो ये दो जो पॉइंट्स हैं ये दोनों इनको डिफरेंशिएट करते हैं बाकियों से। चलिए एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एंड अमीबा हिस्टोलिटिका इन्फेक्शन अकर्स थ्रू कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड, स्वेट, बर्ड ड्रॉपिंग्स एंड मॉस्किटो बाइट्स। तो ये बच्चों होता है कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड की वजह से, और इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है अमीबोइसिस। ओके, सो इसका एक और नेम है दैट इज अमीबोइक डिसेंट्री, या फिर इसे एंटेराइटिस भी कहा जाता है, दैट इज एंटेराइटिस, या फिर आप इसको अमीबोइक डिसेंट्री भी कहा जाता है, और ये एंड अमीबा हिस्टोलिटिका की वजह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। डीएनए कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इनटू एनी सेल। DNA can be introduced into any cell by, यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास में इंजेक्शन, being complexed with calcium salts and being placed along with the cell into a gene gun, या फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तो किसी केस में नहीं हो सकता। इंजेक्शन जो आपको कह रहा है ऑप्शन ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे वो स्पेसिफाई नहीं कर रहा है कि किस टाइप पे इंजेक्शन है। दूसरा है being placed along with the cell into a gene gun, so this method is also not possible. सो आप जीन गन का यूज होता है, लेकिन उसमें गोल्ड एंड टंगस्टन पार्टिकल्स यूज होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज नहीं है। नेक्स्ट आपका बचता है बी ऑप्शन, दैट इज बीइंग कॉम्प्लेक्स्ड विद कैल्शियम सॉल्ट। तो यहाँ पे बच्चों एक प्रोसेस होती है दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रोपोरेशन, और इलेक्ट्रोपोरेशन की जो प्रोसेस होती है इसमें जो बैक्टीरियल वॉल होती है उसको परमिएबल बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? इसको ट्रीट किया जाता है कैल्शियम क्लोराइड या फिर लाइसोजाइम के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर आएगा बच्चों दैट इज द बीइंग कॉम्प्लेक्स्ड विद कैल्शियम सॉल्ट्स। यहाँ पे थोड़ा मैंने इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। मैं इसको हटा देती हूँ तो आपको ये क्लियरली विजिबल होगा। यस, तो यहाँ पे हमारे पास में मैंने शो किए हैं कुछ जीन ट्रांसफर के मेथड्स। तो वो जीन ट्रांसफर के मेथड कौन से हैं? डायरेक्ट जीन ट्रांसफर, क्योंकि जो इनडायरेक्ट आता है उसमें आपके जो ट्रांसजेनिक हम बनाते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें एग्रोबैक्टीरियम वगैरह यूज करते हैं, तो वो आपका इनडायरेक्ट में आ जाता है।
लेकिन ये जो मेथड है ये आपके डायरेक्ट जीन ट्रांसफर में आते हैं और इसमें जो है हीट शॉक है, इलेक्ट्रोपोरेशन हो गया, जीन गन हो गया एंड माइक्रो इंजेक्शन। देखा यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि इंजेक्शन स्पेसिफाई नहीं किया, अगर ये स्पेसिफाई करता तो इट कैन बी अ माइक्रो इंजेक्शन। जीन गन जो है उसमें देखिए यहाँ पे बताया गया है कि दिस टेक्निक फायर्स माइक्रोस्कोपिक गोल्ड एंड टंगस्टन पार्टिकल्स कोटेड विद फॉरेन डीएनए एट सेल्स यूजिंग अ कंप्रेस्ड एयर गन। ठीक, बाकी आपके यहाँ पे दो ऑप्शन जो दे रखे हैं ये दो ऑप्शन भी आपके डायरेक्ट जीन ट्रांसफर के, जिसमें से एक तो आपका वही इलेक्ट्रोपोरेशन है और इलेक्ट्रोपोरेशन में एक ये भी प्रोसेस की जाती है जिसमें हाई वोल्टेज पल्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है या सब्जेक्ट किया जाता है जो कि टेम्परेली डिस्टर्ब कर देता है मेम्ब्रेन को और वेक्टर को सेल के अंदर आने देता है। तो इस हिसाब से भी आपका जो बी ऑप्शन है दैट इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, मास्ड सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कंटेन्स vasopressin, relaxin, heparin and histamine, heparin and calcitonin and serotonin and melanin। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन जो है बच्चों आपका वो heparin होगा। क्यों होगा? Because a mast cell is derived from the myeloid stem cells and contain many granules rich in histamine and heparin. Mast cells plays an important role in allergy and anaphylaxis and are involved in wound healing and defense against pathogen। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसका स्ट्रक्चर भी दे रखा है आपको मास्ट सेल का, आप इसके रिसेप्टर्स और आईजी एंटीजन कैसे बाउंड होता है, डीग्रेनुलेशन कैसे होता है, वो सारी चीजें यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, हु ऑब्जर्व्ड दैट द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स एट मियोसिस कैन सर्व एज द सेल्युलर बेसिस ऑफ बोथ सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो सॉर्टन एंड बॉवेरी, बेटसन एंड बॉवेरी, सॉर्टन एंड फ्लोरे या फिर बॉवेरी एंड मॉर्गन। तो जो क्रोमोसोमल थ्योरी दी थी बच्चों वो दी थी आपके सॉर्टन एंड बॉवेरी ने दी थी और इन्होंने बताया था कि जो जीन्स बॉवेरी एंड सॉर्टन्स क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस स्टेट्स दैट जीन्स आर फाउंड एट स्पेसिफिक लोकेशंस ऑन क्रोमोसोम एंड दैट द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग मियोसिस कैन एक्सप्लेन मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। A small aquatic plant was put in each of petri dishes X and Y containing different cultural solution. After 6 weeks, the plant in dish X had the same number of leaves as earlier and all leaves were small and yellowish. The plant in dish Y had more leaves of normal size and dark green color. Which of the following set of elements would be missing in the culture of dish X? तो ऑप्शन है आपके पास में मैग्नीशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन एंड पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, आयरन, मैंगनीज, बोरॉन एंड कॉपर, जिंक, क्लोरीन। देखिए यहाँ पे आपसे कह रहा है कि येलोइश लीव आपको दिख रही है, ग्रीन कलर नहीं आ रहा है, तो ग्रीन पिगमेंट यहाँ पे किस वजह से आता है, जहाँ पे क्लोरोफिल होगा, तो क्लोरोफिल यानी कि नहीं बन पा रहा। और क्लोरोफिल में जो मेन कंपाउंड यूज होता है जो आपकी मेटल जो बीच में होती है दैट इज द मैग्नीशियम। तो यहाँ पे मैग्नीशियम कंटेनिंग ऑप्शन आपका जो है वो ए है। इसके अलावा जो फास्फोरस और नाइट्रोजन की जो डिफिशियंसी है दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज ये प्लांट क्या है आपका डेफिशिएंसी सिम्टम को शो कर रहा है, जिसमें क्लोरोसिस, नेक्रोसिस या स्टंटेड प्लांट ग्रोथ, प्रीमैच्योर फॉल ऑफ लीव्स एंड बर्ड्स एंड इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन होता है। क्लोरोसिस जो होती है दैट इज द लॉस ऑफ क्लोरोफिल लीडिंग टू द येलोइश इन लीव। और ये सिम्टम जो होते हैं वो डेफिशिएंसी किस वजह से होती है, मेनली एलिमेंट इसमें जो इन्वॉल्व होते हैं दैट इज मैग्नीशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, जिंक एंड मोलिब्डेनम एंड मैंगनीज। ओके, तो यहाँ पे आपका जो ए ऑप्शन है बच्चों वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। जीन थेरेपी इज अ जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक यूज्ड टू ट्रीट डिजीजेस एट मॉलिक्यूलर बाय लेवल बाय रिप्लेसिंग डिफेक्टिव जीन विद नॉर्मल जीन्स। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है बच्चों, मैंने आपको जीन थेरेपी पे पहले भी क्वेश्चंस कराए हुए हैं। कैल्सिटोनिन इज अ मेडिकली यूजफुल रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट इन द ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है क्योंकि जो कैल्सिटोनिन होता है बच्चों दैट इज अ थायराइड हार्मोन। ओके, और ये किसके थ्रू सेक्रेट किया जाता है, ये सी सेल्स के थ्रू सेक्रेट किया जाता है जो रेगुलेट करता है कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस की किसमें, ब्लड में। तो इनको ये रेगुलेट कर रहा है और इसका इनफर्टिलिटी से कोई भी रोल नहीं है ट्रीटमेंट में। तो ये ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। बाकी के दो ऑप्शन भी देख लेते हैं। दैट बीटी टॉक्सिन इज अ बायोडिग्रेडेबल इंसेक्टिसाइड ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैसिलस thuringiensis, ये करेक्ट है। And Trichoderma species is a biocontrol agent for fungal diseases of plants. This option is also correct. So यहाँ पे आपका जो correct option है वो B option होगा। Next question है बच्चों, which of the following RNA is known as an adapter molecule? All of these RNA, mRNA, tRNA। तो tRNA होता है बच्चों adapter molecule और ये ट्रांसलेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे देखिए आप स्ट्रक्चर, ये यहाँ पे इस जगह पे जो होता है दैट इज प्रोसेस नोन एज द चार्जिंग ऑफ tRNA। मैंने पिछले यानी कि 24th क्वेश्चन जो मैंने आपको पेपर सॉल्व कराया था उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन था चार्जिंग ऑफ tRNA, वहां पे मैंने इसको कराया था।
तो ये प्रोसेस तो यहाँ पे हो गई, इससे अटैचमेंट होता है, ये आप देख सकते हैं mRNA से अटैच होता है। यहाँ पे जो होते हैं इसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं जो उस mRNA से मैच कर रहे होते हैं, और इसके बाद में यहाँ पे आपका इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर अवेलेबल है। तो यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर है बच्चों दैट इज द tRNA। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ई कोलाई एन ऑपरेटर जीन कंबाइंस विद, तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास में इंड्यूसर जीन टू स्विच ऑन स्ट्रक्चरल जीन ट्रांसक्रिप्शन, रिप्रेशर प्रोटीन टू स्विच ऑफ स्ट्रक्चरल जीन ट्रांसक्रिप्शन, रेगुलेटर जीन टू स्विच ऑन स्ट्रक्चरल जीन ट्रांसक्रिप्शन एंड रिप्रेशर प्रोटीन टू स्विच ऑन स्ट्रक्चरल जीन ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ पे ये मेनली जो है ओपेरॉन से रिलेटेड बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे कि ओपेरॉन में जो ऑन ऑफ की स्विचिंग है उससे रिलेटेड यहाँ पे जो बात कर रहा है, तो वहां उसके अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको मेंशन कर रखा है ऑपरेटर जीन, ठीक, तो डेफिनेटली इसके स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ से रिलेटेड है बात। तो यहाँ पे जो आपके करेक्ट ऑप्शन आएगा बच्चों दैट इज द रिप्रेशर प्रोटीन टू स्विच ऑफ स्ट्रक्चरल जीन ट्रांसक्रिप्शन। और यहाँ पे देखिए मैंने इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है दैट द ऑपरेटर जीन कंबाइंस विद द रिप्रेशर प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय द रेगुलेटर जीन टू स्विच ऑफ स्ट्रक्चरल जीन ट्रांसक्रिप्शन। और ई कोलाई में 2 टाइप्स के ओपेरॉन देखे जाते हैं, यहाँ पे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए सिर्फ नेम आपको बता रही हूँ, दैट इज द लैक ओपेरॉन एंड ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन। लैक ओपेरॉन पे पिछले 2-3 पेपर में डेली लगभग क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों आपका, क्वेश्चन नंबर 12 दैट इज आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन्स स्लैश रीजन्स इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन ईयर एज एन ऑडिटरी मैकेनोरिसेप्टर ऑर्गन। तो ऑप्शन से आपके पास में ये दे रखा है, सारे ही ऑप्शन पिन्ना से स्टार्ट हो रहे हैं, सेकंड पॉइंट से आपके ये चेंज हो रहे हैं। तो थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी है हमारे पास में दैट साउंड वेव्स एंटर द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल थ्रू पिन्ना। तो पहला पॉइंट तो हमारा पिन्ना होगा, एंड कॉज द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन टू वाइब्रेट, back and forth movement of tympanic membrane amplify the sound waves, and ear oscills, malleus, incus and stapes between the tympanic membrane and oval window are associated with amplification of sound waves as passing from inner surface of tympanic membrane through oval window to basilar membrane. Vibration of basilar membrane stimulate the hair cells mechanoreceptors of the organ of Corti to generate nerve impulse which is then carried to brain via the auditory nerve. ओके तो लास्ट में आप देखिए ऑडिटरी नर्व भी आपको दिख रहा है, एंड ऑर्गन्स ऑफ कॉर्टाई इज लोकेटेड नियर द कॉक्लियर कैनाल एंड हैज हेयर इन इट्स बेसिलर मेम्ब्रेन। तो ये तो तरीका हो गया कि कैसे पूरा जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे इस हिसाब से जो आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा बच्चों दैट इज द पिन्ना एंड ऑडिटरी कैनाल, फिर उसके बाद में आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आएगा, देन आफ्टर मैलियस, इंसस, स्टेप्स एंड कॉक्लिया, देन आफ्टर आपका ऑडिटरी नर्व होगा। तो उस हिसाब से आपका जो बी ऑप्शन है बच्चों वो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, ब्लड ग्रुप्स आर आइडेंटिफाइड बाय द प्रेजेंस ऑफ वेरियस सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन्स दैट आर रिफर्ड टू एज एंटीजेंस प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, द सेल ऑर्गेनेली दैट वुड हैव इन्वॉल्व्ड इन ग्लाइकोजाइलेशन ऑफ प्रोटीन इज। ऑप्शन है राइबोसोम, पेरोक्सिसोम, गोल्जी बॉडीज एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो ग्लाइकोजाइलेशन क्या होता है पहले तो ये आप देख लीजिए कि that glycosylation is the process by which a carbohydrate is covalently attached to a target macromolecule and typically proteins and lipids. This modification serves various functions. For instance, some proteins do not fold correctly unless they are glycosylated. तो यहाँ पे जो इसमें इन्वॉल्व होता है वो आपका होता है गोल्जी बॉडी इन्वॉल्व होता है बच्चों। सो उस हिसाब से आपका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज नॉट फाउंड इन प्लांट, 2,4-D, GA2, GA10 या फिर आपका IAA। तो ये जो आपको फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है ना बच्चों दैट इज द 2,4-D, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा क्योंकि ये एक सिंथेटिक ऑक्सिन है, ठीक। और यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा मैंने बताया है दैट इट इज अ सिंथेटिक ऑक्सिन हार्मोन एंड इट इज नॉट नेचुरली प्रेजेंट इन प्लांट। ऑब्वियसली सिंथेटिक है तो नहीं प्रेजेंट होगा, एंड इट हैज प्रोफाउंड एप्लीकेशन एज वीडिसाइड्स and as well as pesticides in plants, ठीक है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, besides Annelida and Arthropoda true metamerism is found in Ctenophora, Mollusca, Chordata या फिर Porifera। थोड़ा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है that metamerism means that the body is externally and internally divided into segments along with the रिपीटिशन ऑफ सम ऑफ द ऑर्गन्स। और उनको क्या कहा जाता है बच्चों, ये जो सेगमेंट्स होते हैं इनको कहते हैं हम लोग मेटामर्स। ओके, सो दीज आर द मेटामर्स एंड एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स एंड कॉर्डेट्स शो ट्रू मेटामेरिज्म
सिस्टोडा इज अ क्लास ऑफ, ये मैंने थोड़ा स्पेशली दी है लाइन ताकि इस पे भी क्वेश्चंस अक्सर पूछ लिए जाते हैं, दैट सिस्टोडा इज अ क्लास ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थेस and Acanthocephali are parasitic worms and do not show metamerism. तो उस हिसाब से आपका यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज द सी ऑप्शन इज करेक्ट हियर. तो फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है. दैट इज द क्वेश्चन नंबर 16. Cycas have 2 cotyledons but not included in angiosperm because. वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि इसके पास में 2 cotyledons भी है लेकिन इसको फिर भी एंजियोस्पर्म में नहीं रखा गया है. साइकस को किस में रखा गया है बच्चों? That is in gymnosperm. यहाँ देखिए मैंने बताया है कि because these plants which bear seeds and have 2 cotyledons are called dicots, जो हम लोग जनरली पढ़ते हैं. But cycas is a gymnosperm, although cycas possesses 2 cotyledons. It is not included under angiosperms because it is not covered with in fruit. ये रीजन है जिसकी वजह से ये इसको जिम्नोस्पर्म में रखा गया है, ना कि एंजियोस्पर्म में, और इसमें नेकेड सीड प्रेजेंट होता है. तो इससे रिलेटेड आपको ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है? नेकेड ओव्यूल्स, सीम्स लाइक मोनोकॉट्स, सर्सिनेट वेनेशन एंड कंपाउंड लीव्स. तो यहाँ ऑप्शन आपको ए दिख रहा होगा, दैट इज द नेकेड ओव्यूल्स इज द करेक्ट आंसर हियर. तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? ओ, कोरोना वायरस पे क्वेश्चन है ये. एंड कोरोना वायरस इज हाईली डेंजरस एंड लाइफ थ्रेटनिंग फॉर एल्डरली. दिस इज ड्यू टू प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन सेक्रीशन. सभी को पता है कि कोरोना वायरस जो है वो जितने भी एल्डरली पीपल हैं उनके लिए ये ज्यादा खतरनाक है, आप कह सकते हैं ज्यादा डेंजरस है. तो ये क्यों डेंजरस है ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है. दैट इज एड्रेनालिन, वैसोप्रेसिन, थाइमोसिन एंड एफएसएच. तो बच्चों यहाँ पे जो मेन रोल होता है एंजाइम का वो है आपका थाइमोसिन. थाइमोसिन क्यों है? क्योंकि जो थाइमोसिन जो होता है वो आपकी जैसे जैसे लोगों की एज बढ़ती है तो थाइमस ग्लैंड जो होती है वो डीजेनरेट होते लगती है, और जिसकी वजह से जो थाइमोसिन का प्रोडक्शन होता है वो कैसा होता है बच्चों? डिक्रीज हो जाता है, और जिसकी वजह से इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है एल्डर पीपल में वो कम हो जाता है नॉर्मल जो आपके यंग पीपल हैं उनके कंपैरेटिवली. तो इसलिए यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? CAD स्टैंड्स फॉर कैरोटिड आर्टेरियल डिसफंक्शन, सेरेब्रल आर्टरी डिसफंक्शन, कोरोनरी आर्टरी डिजीज एंड कैल्शियम एक्टिवेटेड डिजीज. तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज अ कोरोनरी आर्टरी डिजीज. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दैट इज द क्वेश्चन नंबर 19. द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज टू हेल्प इन फॉर्मिंग लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स, अट्रैक्टिंग इंसेक्ट्स फॉर क्रॉस पॉलिनेशन एंड डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, रिलीज ऑफ पॉलन ग्रेन्स. तो देखिए इन्फ्लोरेसेंस का जो मेन फंक्शन कह रहा है, तो इन्फ्लोरेसेंस यानी कि वहां पे आपका arrangement of flowers on the stem of a plant. So it provides the chance of cross pollination. It makes flowers more conspicuous to attract insect towards it. And large inflorescence enhance the chance of wind pollination. Wind pollination होगा बच्चों यहाँ पे. And insects are pollinators due to the aroma emitted from the petals and the nectar glands and color of the flower. Insects get attracted towards the flower. When an insect grazes through a flower to collect nectar, pollen grains stick on its body from the anther. As the insect moves to each flower, it leaves a residue of pollen on the stigma and triggers the process of pollination. और यहाँ पे इनके कौन से एग्जाम्पल है बच्चों? दैट इज हनी बीज हो गया, बम्बल बीज हो गया, बटरफ्लाई हो गया, ये सब इसके एग्जाम्पल है. तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा. दैट इज द बी ऑप्शन, attracting insects for cross pollination. Which of the following have a highly convoluted surface to provide the additional space for more neurons? Spinal cord, corpus callosum, cerebellum and hypothalamus. तो आपके ह्यूमन के हिंड ब्रेन में pons cerebellum and medulla oblongata होता है, and cerebellum has a very convoluted surface to provide additional space for more neuron. तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 21. Which one of the following pairs is not correctly matched? Streptococcus clotbuster, papaver tranquilizer, trichoderma biocontrol agent and rhizobium biofertilizer. तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है. जो करेक्ट मैच नहीं हो रहा है वो है आपका ये. तो उस हिसाब से आपका बी ऑप्शन ही करेक्ट होगा. क्यों होगा? Because जो opioids are the drugs binding to specific opioid receptor present in our central nervous system and gastrointestinal tract. हीरोइन जो होती है जिसको कहा जाता है कॉमनली किस नाम से जानते हैं हम लोग? स्मैक के नाम से जाते हैं. उसका केमिकली अगर हम बात करते हैं तो दैट इज द डाईएसिटाइल मॉर्फिन. डाईएसिटाइल मॉर्फिन कहते हैं, जो कि व्हाइट कलर की होती है, बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है.
और ये कैसे ऑब्टेन होती है बच्चों, ये मॉर्फिन का एंड दिस इज ऑब्टेन बाय द एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन which is extracted from the latex of poppy plant Papaver somniferum। तो ये ट्रैंकुलाइजर जो यहाँ पे दे रखा है ये इसके साथ में मैच नहीं हो रहा है, इसलिए आपका जो बी ऑप्शन होगा बच्चों वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द हार्मफुल ओजोन इज प्रेजेंट इन ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को देखते ही जो है आंसर टिक करेंगे, वो करेंगे टिक स्ट्रेटोस्फेयर, बट ये ऑप्शन गलत होगा क्योंकि यहाँ पे देखिए वो आपसे बात कर रहा है हार्मफुल ओजोन। ओजोन लेयर जो होती है वो आपकी दो टाइप की होती है, एक गुड होती है, एक होती है बैड। तो जो गुड वाली है वो आपके स्ट्रेटोस्फेयर एंड जो बैड होगी वो आपकी ट्रोपोस्फेयर है। यहाँ पे देखिए मैंने एक डायग्राम इसलिए शो किया है, जो ये आपकी जो ट्रोपोस्फेयर में दिखाई दे रही है दैट इज द बैड ओजोन लेयर एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन मेनली होती है, जिसमें हार्मफुल हम लोग जो ये ब्रीथ करने के लिए बहुत ही हार्मफुल होती है ये लेयर, एंड इट ऑल्सो डैमेजेस द क्रॉप्स, ट्रीज एंड अदर वेजिटेशन एंड इट इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ अर्बन स्मॉग। यहाँ पे आप देख सकते हैं दैट इज द गुड ओजोन विच इज प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फेयर एंड बैड ओजोन विच इज प्रेजेंट इन ट्रोपोस्फेयर। क्वेश्चन बहुत सिंपल है लेकिन थोड़ा सा घुमा के है, इसलिए बच्चे इसको गलत अक्सर कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, तो इसलिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा फिर उसके बाद ही सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, The lock and key model of enzyme action illustrates that a particular enzyme molecule, बहुत बार पढ़ी होगी लॉक एंड की हाइपोथेसिस। ये देखिए डायरेक्ट मैं यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाती हूँ कि हर एक एंजाइम का एक पर्टिकुलर साइट होती है और उस पर्टिकुलर साइट पे एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट ही बाइंड हो सकता है, जैसे कि हर एक लॉक की एक इंडिविजुअल की होती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मास्टर की। सो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे एंजाइम जो है वो क्या है, वो आपकी यहाँ पे इसकी एक्टिव साइट है और यहाँ पे ये सबस्ट्रेट है और ये कंप्लीटली यहाँ पे फिट होगा तभी इसे बाइंड कर पाएगा, तो दैट विल फॉर्म देन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। चलिए इससे मैच करता हुआ आंसर कौन सा है देखते हैं। मे बी डिस्ट्रॉयड एंड रीसिंथेसाइज्ड सेवरल टाइम्स, नो। इंटरैक्ट्स विद अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, सो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा क्योंकि ये स्पेसिफिक टाइप के ही सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से इंटरैक्ट कर रही है। नेक्स्ट है आपका रिएक्ट्स एट आइडेंटिकल रेट्स, नो। फॉर्म्स अ परमानेंट एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, तो ये बनाएगी तो लेकिन बाद में बनाएगी जब वो अपने उसी पर्टिकुलर सबस्ट्रेट से जाकर के बाइंड करेगी, तो ठीक है। तो अगर इन दोनों ऑप्शन में देखा जाए बी और डी में तो आपका जो बी ऑप्शन होगा वो मोस्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ मैच्योर सीप ट्यूब डिफर्स फ्रॉम अ वेसल इन लैकिंग अ फंक्शनल न्यूक्लियस, एब्सेंस ऑफ लिग्निफाइड बॉल्स, बीइंग नियरली डेड एंड लैकिंग साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज द एब्सेंस ऑफ लिग्निफाइड बॉल्स। देखिए यहाँ पे मैंने इसका स्ट्रक्चर भी दे रखा है और सीप ट्यूब के बारे में मैंने यहाँ पे बता भी रखा है। ये डायग्राम है, यहाँ पे आपको कहीं भी लिग्निफाइड बॉल नहीं दिखाई दे रही होगी एंड यहाँ पे देखिए पॉइंट्स कुछ लिखे हुए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, दैट इज द कंसिस्ट ऑफ सीप ट्यूब सेल्स एंड क्रॉस वॉल सेपरेटिंग द सेल्स परफोरेटेड बाय माइन्यूट पोर्स, दैट इज द सीप प्लेट्स एंड ट्रांसपोर्ट अकर्स थ्रू द साइटोप्लाज्म बाय डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं, एंड क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25, दैट इज द मीजोफिल। दो स्टेटमेंट दे रखे हैं आपको, एक्चुअल में ये रीजन एंड असर्शन का क्वेश्चन है बट इसको इस फॉर्म में दे दिया है यहाँ पे। द मीजोफिल ऑफ पाइनस शोज एंड नो डिस्टिंक्शन एज अ स्पॉन्जी मीजोफिल एंड पैलिसेड। स्टेटमेंट सेकंड में कह रहा है कि पैरेनकाइमेटस सेल्स आर प्रेजेंट इन द मीजोफिल ऑफ पाइनस। ऑप्शन है आपके पास में बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ओनली स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट एंड ओनली स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, बट बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। तो बच्चों जो अगर यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसका देती हूँ, दैट विद इन द हाइपोडर्मिस ऑफ पाइनस लीफ द पैरेनकाइमेटस मेसोफिल इट इज कंपार्टेड एंड शोज नो डिफरेंशिएशन इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी टिश्यूज। इट कंसिस्ट ऑफ थिन वॉल्ड सेल्स व्हिच कंटेन न्यूमरस क्लोरोप्लास्ट एंड abundant starch. The mesophyll thus functions as the chlorophyll bearing tissue which manufactures food for plants. तो इस हिसाब से आपका जो only first statement है बच्चों that is correct here. So C option is correct here. Next question क्या है? Which of the following maintains continuity between the water and lipid phases inside and outside the cell? Cell wall, lecithin, cell vacuole, cell membrane of woody plants. तो यहाँ पे आपका जो lecithin होगा वो correct option होगा, क्योंकि जो lecithin होता है बच्चों इसको एक और नाम से जाना जाता है, that is the phosphatidylcholine. यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, that is the phosphatidylcholine. ओके तो यहाँ पे
जो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है दैट प्रोड्यूसेस नियरली ऑल काइंड ऑफ लिपिड। सभी को पता है कि जो रफ होती है वो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होती है और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो आपके लिपिड सिंथेसिस में इन्वॉल्व होती है। एंड that lipid which is synthesized with the smooth endoplasmic reticulum required for the elaboration of new cell membranes including both phospholipids and cholesterol. The major phospholipid is made up of phosphatidylcholine जिसको आप क्या कहते हैं, lecithin भी कहते हैं। And lecithin maintains continuity between the water and lipid phases inside and outside the cell. So इसीलिए आपका यहाँ पे B ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, which of the following most appropriately describes hemophilia? तो हीमोफीलिया जो होता है बच्चों, पहले ही आपको मैं थोड़ा सा इसका बता देती हूँ कि एक एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर है और इसको क्वीन विक्टोरिया को भी था तो इसलिए इसको रॉयल डिजीज भी कहा जाता है। दैट इज आल्सो नोन एज द रॉयल डिजीज। और फीमेल जो होती है इसमें मोस्टली वो बच्चों कैरियर ही होती हैं, क्योंकि जब तक दोनों ही एक्स क्रोमोसोम पे नहीं प्रेजेंट होगा तब तक ये एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा। इसलिए इसको एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज द ब्लीडर्स। वो इसके इसलिए जाता है क्योंकि इसमें जो है आपका कंटिन्यूअसली ब्लीडिंग होती रहती है, यानी कि क्लॉटिंग की जो प्रोसेस होती है उसमें डिफेक्ट आ जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो कंटिन्यूअसली ब्लीड करता रहता है और इतना ज्यादा ब्लीड करता है कि इसकी डेथ तक हो सकती है इसकी वजह से। ठीक है, और यहाँ पे उस हिसाब से आपका करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा हो सकता है। दैट इज द रेसेसिव जीन डिसऑर्डर, एक्स लिंक्ड रेसेसिव जीन डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, डोमिनेंट जीन डिसऑर्डर। तो पहली ही लाइन में मैंने आपको बताया था दैट इज द एक्स लिंक्ड रेसेसिव जीन डिसऑर्डर। बताया था आपको मैंने कि जब तक वो दोनों ही एक्सएच ऐसे नहीं प्रेजेंट होंगे फीमेल में तब तक ये एक्सप्रेस नहीं होगा। ओके, सो यहाँ पे इसके दो नाम भी मैंने आपको बता दिए, दैट इज द रॉयल डिजीज एंड सेकंड वन इज द ब्लीडर डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, चलिए देखते हैं। Which one of the following can help in the diagnosis of genetic basis of disorder? ELISA, blood, PCR and nuclear magnetic resonance। तो ये दो ऑप्शन तो चले ही गए, बचता है आपका ELISA। तो ELISA जो होता है वो आपका एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन में इन्वॉल्व होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। बाकी अब आपका आता है PCR। तो PCR का पहली चीज तो फुल फॉर्म क्या होता है, दैट इज द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पे हम अभी पहले भी क्वेश्चंस कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्यों है, क्योंकि ये एम्पलीफाई कर रहा होता है स्पेसिफिक रीजन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल एंड दस इट कैन हेल्प इन द डायग्नोसिस ऑफ जेनेटिकल बेसिस ऑफ द डिसऑर्डर। आप किसी भी टाइप की उसकी बात कर लें तो उस सब में पीसीआर जो होता है बच्चों वो पूरी तरह से इन्वॉल्व होता है। चाहे आपको क्या करना हो, डायग्नोसिस ऑफ पैथोजेंस करना हो, दैट इज द डायग्नोसिस ऑफ पैथोजन। मैं पॉइंट्स लिख दे रही हूँ ताकि आप नोट कर सकें अगर आपको नहीं पता हो तो दैट इज द डायग्नोसिस ऑफ पैथोजन हो गया। दूसरा आपका इसमें किसमें इन्वॉल्व हो सकता है, या फिर आपको म्यूटेशन के बारे में पता करना हो, डायग्नोसिस ऑफ स्पेसिफिक म्यूटेशन, तो भी आपको पीसीआर की जरूरत पड़ेगी। ओके, एंड इसके अलावा आपका ये और किसमें इन्वॉल्व होगा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी इन्वॉल्व होता है, दैट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। फिर इसके बाद और किसमें इन्वॉल्व होगा, दैट इज द डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या फिर आपको पेरेंटल डायग्नोसिस करनी हो तो उसमें भी इन्वॉल्व होगा ये, है ना। आप पीसीआर के थ्रू एम्पलीफाई कर पाएंगे रीजन, तभी आप उसको पेरेंट्स के उससे मैच कर पाएंगे, ठीक है। तो दैट इज फॉर द पेरेंटल डायग्नोसिस में भी आपको इन्वॉल्व होता है। ये सारी प्रोसेस जो है ये पूरी तरह से पीसीआर डिपेंडेंट, हम ये नहीं कहेंगे कि इसमें पीसीआर ये सारा चीजें कर रहा है, पीसीआर इस प्रोसेस इन सारी प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होता है। विदाउट पीसीआर यानी कि विदाउट एम्पलीफिकेशन ऑफ डीएनए यू कैन नॉट परफॉर्म दीज प्रोसेसेस। तो मैंने ये आपको कुछ प्रोसेसेस बता दी। इसके अलावा जैसे डायग्नोसिस ऑफ प्लांट पैथोजेंस हो गया या पैलियोंटोलॉजी आपका हो गया, उसमें भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा बच्चों, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, दैट इज द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Which one of the following is a non-vascular embryophyte? Gymnospermy, Bryophyta, Pteridophyta, all the above। तो यहाँ पे आपका जो ब्रायोफाइटा होगा बच्चों ये करेक्ट होगा, क्योंकि ब्रायोफाइटा होते हैं जो उनमें जाइलम एंड फ्लोएम जो होता है वो नहीं प्रेजेंट होता है, एंड दे आर कॉल्ड नॉन-वैस्कुलर एम्ब्रियोफाइट्स, ठीक है। ये दे रखा है आपको नॉन-वैस्कुलर एम्ब्रियोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। अ फंगस कंटेन्स सेल्स विद टू न्यूक्लियाई फ्रॉम डिफरेंट जीनोम्स। The nuclei do not fuse but divide independently and simultaneously as new cells are formed. It belongs to phycomycetes, zygomycetes, deuteromycetes and basidiomycetes। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों दैट इज द डी ऑप्शन, बेसिडियोमाइसीट्स, क्योंकि जो बेसिडियोमाइसीट्स होते हैं इनमें डाइकैरियोटाइजेशन होता है,
जो ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें दो न्यूक्लियाई डिफरेंट जीनोम्स के प्रेजेंट होते हैं सेल में एंड दे डू नॉट फ्यूज बट डिवाइड इंडिपेंडेंटली एंड साइमल्टेनियसली एज न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। When huge amount of sewage is dumped into a river, its BOD will, इस पे डेली क्वेश्चन आ रहा है पेपर में, तो ये जो है टॉपिक इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको जरूर पढ़िएगा अच्छे से। ऑप्शन है आपके पास में इंक्रीज, डिक्रीज, शार्पली डिक्रीज एंड रिमेन अनचेंज। तो जब अगर उसमें डेली ही सीवेज का अमाउंट जो है वो डंप किया जा रहा होगा तो डेफिनेटली इसका जो बीओडी होगा बच्चों वो इंक्रीज हो जाएगा। क्यों इंक्रीज हो जाएगा? बिकॉज डंपिंग ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ सीवेज द ऑक्सीजन लेवल कैसा होगा? डिप्लीटेड, यानी कि डिक्रीज होगा, which are reflected in terms of BOD volumes of water. The number of microbes also increases tremendously and these also consume most of the oxygen. जैसे जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ेंगे वो भी ऑक्सीजन को कंज्यूम करेंगे और जब वो उसको कंज्यूम करेंगे तो वो भी ऑक्सीजन लेवल में डिप्लीशन करेंगे। तो इसकी वजह से जो BOD ऑफ द रिवर वाटर होता है वो कैसा होगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? A drupe develops in Mangifera, wheat plant, Pisum sativum and tomato. कुछ ऐसे फ्लैशी फ्रूट्स होते हैं जैसे कि बच्चों मैंगो हो गया जिसको हम मैंगीफेरा कहते हैं, प्लम हो गया। यूजुअली दे हैव अ सिंगल हार्ड स्टोन कॉल्ड ड्रूप एंड दैट इनक्लोजेस सीड। आप लोगों ने सभी ने मैंगो भी खाया होगा, प्लम भी खाया होगा, तो आप लोगों ने देखा होगा उसमें बहुत हार्ड ड्रूप होता है जिसके अंदर सीड प्रेजेंट होता है। ठीक, तो यहाँ पे आपका जो व्हीट प्लांट, पाइसम सटाइवम, टोमेटो प्लांट, क्या इनमें ऐसा होता है? इन सभी को आपने देखा है? नहीं होता है ना, तो यहाँ पे आपका जो ए ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द वंस गिवन बिलो विद रिस्पेक्ट टू द डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस हम लोग ने कई बार पढ़ा है। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। टाइटली लिंक्ड जीन्स ऑन द सेम क्रोमोसोम शो हायर रिकॉम्बिनेशंस, जीन्स फार अपार्ट ऑन द सेम क्रोमोसोम शो वेरी फ्यू रिकॉम्बिनेशंस एंड जीन्स लूजली लिंक्ड ऑन द सेम क्रोमोसोम शोज similar recombination as the tightly linked ones and tightly linked genes on the same chromosome show very few recombination। तो बच्चों यहाँ आप देखिए डी ऑप्शन जो कह रहा है कि tightly linked gene on the same chromosome show very few recombination, तो ये करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पे वो कुछ लिंकेज की बात कर रहा है। बिकॉज लिंकेज जो होता है एक ऐसा इनहेरिटेंस ऑफ जीन्स का पैटर्न होता है, दैट लिंकेज इज द inheritance of genes of the same chromosome together and capacity of these genes to retain their parental combination in the subsequent generation। जितना ज्यादा जीन्स आपस में क्लोज होंगे उतनी ज्यादा लिंकेज के चांसेस होते हैं और वो सेम एज इट इज जाकर के आगे जो प्रोजेनीज होते हैं उनमें बिल्कुल पेरेंटल टाइप से ही प्रेजेंट होते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज बिटवीन टू जीन्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू। This means that two linked genes show higher frequency of recombination if the distance between them is higher and lower frequency if the distance is similar. Clear guys? चलिए next question क्या है हमारा? The translocation of organic solutes in sieve tube members is supported by root pressure and transpiration pull, P protein, mass flow involving a carrier and ATP and cytoplasmic screening। तो यहाँ पे बच्चों जो आपका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज द सी ऑप्शन, दैट इज मास फ्लो इन्वॉल्विंग अ कैरियर एंड एटीपी। व्हाई इट इज द सी ऑप्शन करेक्ट? बिकॉज एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्यूट्स एट द सेलुलर लेवल्स डिपेंड्स ऑन द सेलेक्टिव परमिएबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सभी को पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, यानी कि हर एक मॉलिक्यूल को अपने अंदर से पास होने नहीं देती है, कुछ सेलेक्टिव ही होते हैं जो उसके थ्रू पास होते हैं। So solute may move by passive or active transport and the transport is by bulk flow or mass flow and by diffusion। Clear? चलिए next question देखते हैं। Cartilages are made up of, cartilage किससे बने होते हैं? कैल्शियम फॉस्फेट, सोडियम क्लोराइड, chondroitin सल्फेट या फिर chondroitin। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों दैट इज द सी ऑप्शन इज करेक्ट here because bone and cartilage are specialized connective tissue and the former has a very hard matrix due to calcium salts in it and the later has slightly pliable matrix due to chondroitin salts। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। Herbarium is a garden where medicinal plants are grown। No, a well kept storehouse of live and growing herbaceous plants, a stored of ड्राइड एंड वेल प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेन। तो ड्राइड ही तो हम स्टोर करते हैं ना, यहाँ पे आप इससे कंफ्यूज मत करिए क्योंकि देखिए लाइव कह रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ पे तो लाइव करते नहीं है, यहाँ पे हम लोग ड्राई ही हर्बेरियम में यूज करते हैं। तो सी ऑप्शन आपका बच्चों करेक्ट होगा और बाकी जो डी में है वो तो हो ही नहीं सकता, केमिकल टू किल प्लांट्स। ठीक, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट लेडिक सेल्स?
they are abundant in early fetal life, they gradually diminish during childhood, their number increases at puberty and they are absent in old age। तो बच्चों ये ओल्ड एज में प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि आपके नॉर्मल एज में प्रेजेंट है यंग एज में, वैसे ही आपकी ओल्ड एज में भी प्रेजेंट होती हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज द इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडिक। और ये कैसे कहाँ पाई जाती है मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। दैट लेडिक सेल्स ऑल्सो नोन एज द इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडिक आर फाउंड एडजेसेंट टू द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इन द टेस्टिकल। They produce testosterone in the presence of luteinizing hormone। तो यहाँ पे जो याद करने वाली चीज है आपको वो है इस कौन सा हार्मोन रिलीज करती हैं और किस हार्मोन की प्रेजेंस में रिलीज करती हैं, साथ ही इसकी जो पोजीशन है वो आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों, यहाँ पे मतलब आपको बताना था कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी ऑप्शन होगा, क्योंकि जो दे आर एब्सेंट इन ओल्ड एज, तो ऐसा नहीं है, वो ओल्ड एज में भी प्रेजेंट होती है। तो ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एल्गल फंजाई आर प्लेस्ड इन एस्कोमाइसीड, बेसिडियोमाइसीड्स, फाइकोमाइसीड्स, ड्यूट्रोमाइसीड्स। तो जो एल्गल फंजाई होते हैं उनको इसलिए ऐसा कहा जाता है क्योंकि उनकी जो मॉर्फोलॉजी होती है बच्चों वो बिल्कुल एल्गी की तरह सिमिलर होती है। एंड दे शोड थैलॉइड फॉर्म एंड आर एक्वेटिक, दे आर वेरी क्लासिफाइड एज फाइकोमाइसीड्स। तो ऑप्शन तो आपको पता चल गया होगा कि सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट होने का। बाद में आगे देखते हैं कि they inhabit wide range of system from marine to freshwater, parasitic on plants and animals। So आपके यहाँ पे बाकी के जो options दे रखे हैं, ascomycetes are called the sac fungi as they produce spore in cup like bodies called asci। तो ये ascomycetes के बारे में हो गया। बेसिडियोमाइसीड्स के बारे में है कि बेसिडियोमाइसीड्स आर ऑल्सो नोन एज अ क्लब फंजाई। ये चारों मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि इन चारों में से भी क्वेश्चन आ सकता है। बाकी फाइकोमाइसीड जो हो गए ये आपके एल्गल फंजाई हो गए। जो आपका लास्ट में डी ऑप्शन दे रखा है दैट इज द ड्यूट्रोमाइसीड्स, दे आर कॉल्ड द इम्परफेक्ट फंजाई बिकॉज दे लैक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये इंपॉर्टेंट है तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स आर गिवन बिलो। तो यहाँ पे आपको टेक्निक्स दे रखी है ZIFT, IUT, ICSI, GIFT एंड AI। सेलेक्ट द करेक्ट टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन द अबव टेक्निक्स। तो ये हैं तो सारी ही आर्टिफिशियल, लेकिन अब इनमें भी दो टाइप्स के आपके आ जाते हैं, एक होता है इन विट्रो और दूसरा होता है इन विवो। आपके ऑप्शंस जो दे रखे हैं वो आपके इसी बेसिस पे दे रखे हैं। तो अगर हम इन विट्रो की बात करते हैं बच्चों, इन विट्रो में जो फर्टिलाइजेशन हो रहा होता है ऐसी इस टेक्निक में, तो मेल और फीमेल गैमीट्स का आउटसाइड द फीमेल बॉडी होता है, ठीक। तो इसमें जो आपके आ जाएगा, एक तो ICSI आ जाता है, इसमें ZIFT आ जाएगा आपका इन विट्रो में, और इसके अलावा IUT आ जाएगा आपका इन विट्रो में। बाकी के जो ये GIFT और AI बचते हैं बच्चों, AI मतलब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और GIFT मतलब गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। तो ये दोनों आपके आ जाएंगे बच्चों इन विवो में, और बाकी के ये तीन जो है आपके ऊपर वाले वो आपके आ जाएंगे बच्चों इन विट्रो में। तो अब आप ऑप्शन देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा, यानी कि ABC इज इन विट्रो एंड इन विवो में आपके D एंड E है। तो उस हिसाब से आपका जो B ऑप्शन दिख रहा है वो करेक्ट होगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम टिश्यूज टू रेस्पिरेटरी सरफेस बाय ओनली प्लाज्मा एंड एरिथ्रोसाइट, प्लाज्मा, एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट्स एंड ल्यूकोसाइट। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों दैट इज द प्लाज्मा एंड एरिथ्रोसाइट। डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ भी एक्सप्लेनेशन ऐसे इसमें नहीं रिक्वायर्ड है। Which one of the following statement is incorrect? साथ के साथ देखते चलेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। The medullary zone of kidney is divided into a few conical masses called medullary pyramids projecting into the calyces। तो यहाँ पे जो आपका ये स्टेटमेंट है ये बच्चों करेक्ट है। जो बी स्टेटमेंट देखते क्या है, इनसाइड द किडनी द कॉर्टिकल रीजन एक्सटेंड्स इन बिटवीन द मेड्यूलरी पिरामिड्स, एज बिटवीन द मेड्यूलरी पिरामिड कह रहा है एज द रीनल पेल्विस which forms the columns of Bertini। No, this is not right। And C में आपके कह रहा है कि glomerulus along with Bowman's capsule is called as renal capsule, right? And renal corpuscles, proximal convoluted tubule यानी कि PCT and distal convoluted tubule यानी कि DCT of the nephron are situated in the cortical region of kidney। So this statement is also correct। तो इस हिसाब से आपका जो B ऑप्शन है बच्चों, ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, इसलिए B ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंट्रिंसिक फैक्टर इज एसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ B12, B2, B3, B7। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसके बारे में बताया है दैट इंट्रिंसिक फैक्टर इज अ ग्लाइकोप्रोटीन सेक्रेटेड बाय पैराइटल ह्यूमंस और चीफ रोडेंट सेल्स ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोसा।
In humans, it has an important role in absorption of vitamin B12, which is also known as cobalamin, in the intestine, and failure to produce or utilize intrinsic factor results in the condition pernicious anemia. तो यहाँ पे याद रखने वाली चीजें क्या है, कहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन करता है एब्जॉर्प्शन, ये पता होना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो कौन सी कंडीशन आती है, यानी कि कौन सी डिफिशियंसी या कौन सी डिजीज की आती है नौबत। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है B12, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस ऑफ द ग्रोथ कर्व फॉर बैक्टीरिया। पहले तो आप ग्रोथ कर्व देखिए, यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम शो किया है, दैट इज द लैग फेज। ये जो है आपकी एक्सपोनेंशियल फेज है, जिसको लॉग फेज के नाम से भी जाना जाता है। फिर आपकी आ जाती है स्टेशनरी फेज, और एक टाइम के बाद में स्टेशनरी फेज धीरे धीरे क्या होती है बच्चों, डेथ फेज या फिर डिक्लाइन होने लगती है। तो इसलिए यहाँ पे आपकी 4 स्टेजेस आएंगी, लैग, लॉग, स्टेशनरी एंड डिक्लाइन फेज। तो ये आपके देखिए ए ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, दैट इज लैग, लॉग, स्टेशनरी एंड डिक्लाइन फेज। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, which of the following statements support the view that an elaborate sexual reproductive processes appeared much later in the organic evolution? Lower groups of organisms have simpler body design. Asexual reproduction is common in lower groups. Asexual reproduction is common in higher groups of organisms, and the high incidence of sexual reproduction is observed in angiosperm and vertebrates. Choose the correct answers from the options. Okay. तो यहाँ पे कह रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सपोर्ट द व्यू दैट एन एलैबोरेट सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव प्रोसेस अपीयर्ड मच लेटर इन ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की बात कर रहा है बच्चों। तो यहाँ पे इसको सपोर्ट कर रहे हैं आपके स्टेटमेंट्स, लोअर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म हम सिंपलर बॉडी डिजाइन, ये भी सही है। फिर आपका सेकंड वाला क्या है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन इन लोअर ग्रुप्स, ये भी लोअर ग्रुप्स में ही ये सेक्सुअल कॉमन होता है क्योंकि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बॉडी प्लान नहीं होता है। फिर आपका थर्ड, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन इन हायर ऑर्गेनिज्म, नहीं ये नहीं होगा क्योंकि हायर में नहीं, लोअर में ज्यादा ये प्रोमिनेंट होता है। फिर है आपका द हाई इंसिडेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑब्जर्व्ड इन एंजियोस्पर्म एंड वर्टिब्रेट्स, सो दिस इज आल्सो करेक्ट। सो यहाँ पे आपका फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड नहीं, फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो ऑप्शन कहाँ पे सही है आपका, सी ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 45, Ontogeny recapitulates phylogeny is the brief definition of Darwinism, mutation theory, biogenetic law या फिर abiogenesis। तो यहाँ देखिए मैंने इसके बारे में बताया है कि किसने दी थी, that Ontogeny recapitulates phylogeny given by Ernest Haeckel। तो इसके लिए भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, and this is also known as the biogenetic law। और इसमें क्या बताया था इन्होंने, it states that an organism repeats its evolutionary history during embryonic development। जैसे जैसे embryonic development होता है तो जो इस ऑर्गेनिज्म है वो अपनी evolutionary history को रिपीट करता है। ठीक, तो आपने जब ये ह्यूमन एम्ब्रियो का डेवलपमेंट पढ़ा होगा तो उसमें भी आपने इस चीज को देखा होगा अच्छे से। तो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है बच्चों आपका, दैट इज द बायोजेनेटिक लॉ, सी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, बिफोर द 5 किंगडम सिस्टम ऑर्गेनिज्म सच एज क्लेमाइडोमोनास एंड स्पायरोगैरा वाज क्लासिफाइड अंडर मोनेरा, एल्गी, फंजाई, प्लांटी। तो इनको एल्गी में रखा गया था बच्चों। आप लोग एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन का वीडियो देख सकते हैं, मैं इसमें प्लेलिस्ट ऐड कर दूंगी। तो वहां पे मैंने इस चीज को बहुत अच्छे से, इस चैप्टर के जब एक्सप्लेन किया है तो वहां पे मैंने इसको बहुत अच्छे से बताया है, आप वहां से इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, respiration differs from combustion in which of the following? Energy is released in respiration, substance is oxidized and enzymes are involved, all the above। तो बच्चों यहाँ पे इसमें respiration differs from combustion में आपके respiration की जो प्रोसेस होती है इसमें बहुत सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, जबकि जो combustion की अगर हम बात करते हैं तो ये सिर्फ एक केमिकल प्रोसेस होती है। ठीक है, combustion is just an chemical process without the involvement of any kind of enzyme। So यहाँ पे आपका जो C ऑप्शन होगा बच्चों, that is the correct answer here। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 48, the surgical removal or cutting and ligation of the ends of oviduct is known as tubectomy, ovidectomy, vasectomy या फिर ovariotomy। तो यहाँ पे आपको जो स्टरलाइजेशन मेथड्स होते हैं उसमें इसका ये प्रोसीजर किया जाता है, एंड दैट इज द परमानेंट मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। और इसको जब अगर मेल में ये होता है तो बच्चों इसको कहा जाता है वैसेक्टोमी, और अगर ये फीमेल में होता है तो इसको क्या कहा जाता है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मेल, जब फीमेल में होता है तो इसको कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी। तो आपको फीमेल में पूछ रहा है क्योंकि ओविडक्ट कह रहा है ना,
तो इसलिए यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 49, मैच द फॉलोइंग विद द करेक्ट कॉम्बिनेशन, hyaluronidase, acrosomal reaction, corpus luteum, morphogenetic movements, gastrulation, progesterone, capacitation, mammary gland, colostrum and sperm activation। तो चलिए मैच करते हैं। जो hyaluronidase है आपका वो आपका जाएगा बच्चों एक्रोसोमल रिएक्शन के साथ ही जाएगा, तो इसका तो फर्स्ट ही हो जाएगा। एंड जो आपका कॉर्पस ल्यूटियम है बच्चों दैट विल गो विद द प्रोजेस्ट्रॉन, तो यानी कि बी आपका जाएगा थर्ड के साथ में। देन आफ्टर गैस्ट्रुलेशन आता है, तो गैस्ट्रुलेशन आपका जो है दैट इज द मेमरी ग्लैंड स्पर्म नो मॉर्फोजेनिक, यस मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट में जाएगा गैस्ट्रुलेशन। डी आपका जो है कैपेसिटेशन, तो कैपेसिटेशन आपका इन्वॉल्व होता है स्पर्म एक्टिवेशन में। एंड कोलोस्ट्रम जो होता है दैट इज इन मेमरी ग्लैंड। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं ए फर्स्ट बी सेकंड से हम ढूंढते हैं आंसर कौन सा है, सॉरी बी थर्ड से। तो ए फर्स्ट बी थर्ड, यस डी ऑप्शन में देखिए आपको दिखाई दे रहा है दैट इज ए फर्स्ट बी थर्ड सी सेकंड एंड डी 5 कैपेसिटेशन स्पर्म एक्टिवेशन एंड जो ई है आपका कोलेस्ट्रम दैट इज मेमरी ग्लैंड। यस तो आपका जो डी ऑप्शन होगा बच्चों वो करेक्ट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन सम एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म द मल्टीपल एम्ब्रियोज आर प्रोड्यूस्ड इन द फॉलोइंग वेज, by fertilization of synergids or antipodal cells by sperms and by cleavage of the single zygote, one or more cells of the nucleus or integument develops into embryo, या फिर all of these। तो बच्चों ये सारे ही पॉइंट करेक्ट हैं यहाँ पे, इसलिए आपका जो डी ऑप्शन होगा दैट इज all of these करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। photosynthesis in C4 plant is relatively less limited by atmospheric CO2 levels because effective pumping of CO2 into bundle sheath cells. Rubisco in C4 plants has higher affinity for CO2. 4 carbon acids are the primary initial CO2 fixation products and the primary fixation of CO2 is mediated via PEP carboxylase। तो यहाँ पे जो C4 प्लांट्स होते हैं इनमें इनिशियल फिक्सेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, कहाँ पे होता है, इन मेसोफिल सेल्स। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आप नोट करना चाहें तो कर सकें, दैट इन मेसोफिल सेल्स। और जो प्राइमरी एक्सेप्टर होता है CO2 का दैट इज द फॉस्फोइनोल पायरुवेट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कहते हैं, PEP कहते हैं। एंड इट कंबाइंस विद द कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ PEP कार्बोक्सिलेज। जो एंजाइम यहाँ पे इसके इन्वॉल्वमेंट में जब ये कंबाइन होता है तो उसके लिए जो एंजाइम जरूरत होती है दैट इज द PEP कार्बोक्सिलेज। अभी क्वेश्चन पेपर 24 या 23 में ये सेम क्वेश्चन इस टाइप का आ चुका है जिसमें एंजाइम का नेम पूछा हुआ था। अगर आप लोगों ने देखा होगा वीडियो तो आप लोगों को ये पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे C4 plants are more efficient in picking up CO2 even when it is found in low concentration because of the high affinity of PEP carboxylase। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज द effective pumping of CO2 into bundle sheath। नहीं, Rubisco in C4 plants has higher affinity, no। 4 carbon acids are the primary, no। The primary fixation of CO2 is mediated by a PEP carboxylase। तो D ऑप्शन आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कलॉइड्स कॉज एम्फाइसेमा एंड हाई ब्लड प्रेशर, क्विनोलिन, निकोटीन, कैफीन एंड नन ऑफ दीज। तो निकोटीन जो होगा बच्चों दैट इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, इन मिलर्स एक्सपेरिमेंट ही यूज्ड अ मिक्सचर ऑफ CH4 NH3H2 एंड वाटर वेपर इन अ क्लोज्ड फ्लास्क टू मिमिक अर्ली अर्थ कंडीशन। व्हाट वाज द टेम्परेचर एट विच दिस फ्लास्क वाज केप्ट, 800, 1200 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस या 400 डिग्री सेल्सियस। तो 800 डिग्री सेल्सियस था बच्चों, और उन्होंने जो मिक्सचर यूज किया था दैट वाज ऑफ H2O, मीथेन, अमोनिया, यहाँ लिख देती हूँ मैं, वैसे तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, H2O, मीथेन है एंड अमोनिया एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। बाकी इलेक्ट्रिक स्पार्क का यूज किया था इन्होंने। आप लोगों ने इस प्रोसेस को अच्छे से पढ़ रखा होगा क्योंकि ये जो है मिलर्स एक्सपेरिमेंट जो है ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमें अल्टरनेट पेपर में क्वेश्चन इससे मिल ही रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 54, इन सेल्स एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सेक्रीशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेलीज इज फ्रीक्वेंटली फाउंड। प्रोटीन सिंथेसिस की बात कर रहा है और यहाँ पे तो इसलिए आपके प्रोटीन सिंथेसिस में तो आपको पता होगा बच्चों राइबोसोम इन्वॉल्व होते हैं। राइबोसोम्स को ही कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्री,
और ज्यादा राइबोसोम आपको कहाँ पे मिलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मिलते हैं। तो यहाँ पे आपका एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है प्रोटीन सिंथेसिस में, यानी कि वहां पे कौन फ्रिक्वेंटली फाउंड होगा बच्चों, दैट इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, रफ एंडोप्लाज्मिक, माइटोकॉन्ड्रिया, तो सी ऑप्शन आपको करेक्ट यहाँ पे दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 55, विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू बेसिडियोमाइसीट्स, puffballs and claviceps, mucor and eustilago, trichoderma and mushrooms, and rust fungi and puffballs। तो यहाँ जो आपकी कॉमनली नोन फॉर्म्स ऑफ बेसिडियोमाइसीट्स आर मशरूम्स, ब्रैकेट फंजाई और पफबॉल्स होते हैं, ठीक है। एंड दे ग्रो ऑन सॉइल एंड लॉग्स एंड ट्री स्टम्प्स। आपने देखा होगा जनरली आपको बारिश में ट्रीज में उसके बाद में ग्रो करती हुई दिखाई देती हैं। एंड इसके जो लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट्स जो होते हैं, दैट इज द रस्ट एंड स्मट्स होते हैं। The asexual spores are generally not found, but vegetative reproduction by fragmentation is common here. The sex organs are absent, but plasmogamy is brought about by fusion of two vegetative or somatic cells of different strains of genotypes. ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है बच्चों, that is the rust fungi and puffballs, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 56, eco R1 always cut DNA molecules at a particular point by recognizing a specific sequence between G and A, T and C, A and A and T and T। तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यानी कि जिसको हम और किस नाम से जानते हैं, दैट इज द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो जिसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, इको R1 है। बहुत सारे होते हैं लेकिन यहाँ पे जो बात आपकी कर रहा है वो इको R1 की कर रहा है। तो दैट सराउंड्स द डीएनए मॉलिक्यूल पॉइंट इट सीक्स द सीक्वेंस। कौन सा सीक्वेंस होता है बच्चों, GAA TTC। तो ये जहां कहीं पे भी उसको ये सीक्वेंस दिखाई देंगे बच्चों, वो उसी जगह पे कट करेगा। और ये जब कट करता है तो किस पॉइंट पे कट करता है, तो दैट कट बिटवीन द G एंड A। तो ये जगह जो आपको दिख रही है वो इसी जगह पे कट करेगा, चाहे वो किसी भी एंटीपैरेलल स्ट्रैंड होते हैं, चाहे वो इधर से रीड कर रहा हो या स्ट्रैंड में दूसरी साइड से रीड कर रहा हो, तो भी वो GAA TTC जैसे दिखेगा, वो उसमें वो GA के बीच में कट करेगा बच्चों। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज द A ऑप्शन इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, टोटीपोटेंट सेल रिफर्स टू। टोटीपोटेंसी एक ऐसा नेचर होता है जहां पे वो ये कैपेसिटी होती है सेल के अंदर कि वो किसी भी पार्ट को रीजेनरेट कर सकती है, इवन वो पूरे के पूरे प्लांट को भी रीजेनरेट कर सकती है। तो ऑप्शंस है यहाँ पे, एन अनडिफरेंशिएटेड सेल्स कैपेबल्स ऑफ डेवलपिंग इनटू कंप्लीट एम्ब्रियो, एन अनडिफरेंशिएटेड सेल कैपेबल ऑफ डेवलपिंग इनटू एन ऑर्गन, एंड एन undifferentiated cell capable of developing into a system or entire plant, and cells which lack the cell wall। तो A ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा, because totipotent cell is an undifferentiated cell capable of developing into an complete embryo। Next question क्या है, during sexual reproduction in angiosperm the megaspore is produced by mitosis, meiosis, mitosis followed by meiosis and meiosis followed by mitosis। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों दैट इज द meiosis। व्हाई इट इज करेक्ट हियर, बिकॉज इन यंग ओव्यूल्स अ सिंगल हाइपोडर्मल सेल इज डिफरेंशिएटेड to archisporium cell and which may or may not cut off some parietal cells and then becomes cell undergoing meiosis to form 4 haploid megaspore। Okay, how many? 4 haploid megaspore। Okay, and these 4 megaspores are formed and arranged in a linear vertical row। So यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन बचेगा meiosis होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, The given diagram represent which type of plant? The red line indicates the critical period। Okay, ये critical period यानी कि flowering दिखा रहा है, flowering हो रही है ऊपर वाले में और जो नीचे है उसमें आपका no flowering है। तो that is a long day plant, short day plant, day neutral plant and none of these। तो जो डायग्राम आपको दे रखा है बच्चों, ये डायग्राम आपका long day plant का है, क्योंकि long day plants fail to flower if the day length is shorter than the critical period। जैसे ही अगर इसकी दिन की लेंथ को अगर कम कर दिया जाता है डे लेंथ को, तो वो प्लांट फ्लावरिंग नहीं करेगा। और यहाँ पे जो मेन डिफरेंस आपको दिख रहा है वो फ्लावरिंग का ही दिख रहा है, और मेंशन भी किया है इन्होंने फ्लावरिंग एंड नो फ्लावरिंग। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन, दैट इज द लॉन्ग डे प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नॉन स्टॉक इज नोन टू परफॉर्म ओनली फोटोसिंथेसिस एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन साइमल्टेनियसली, ओनली नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड ईदर फोटोसिंथेसिस और नाइट्रोजन फिक्सेशन एट अ टाइम। तो दैट इज involved in the photosynthesis and nitrogen fixation simultaneously because they have photosynthetic lamella for photosynthesis and heterocyst for N2 fixation। लास्ट पेपर जो सॉल्व कराया था मैंने क्वेश्चन पेपर नंबर 24, उसमें मैंने आपको बताया था, नॉन स्टॉक का पूरा डायग्राम भी दिखाया था उसमें मैंने, और कहाँ पे उसमें हेटेरोसिस्ट होते हैं
वो भी शो किया था। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग जाकर के उसको देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 61। इन बर्ड्स विच मसल इज वेल डेवलप्ड। तो हमें बताना है कि बर्ड्स में कौन सी मसल जो है वो वेल डेवलप होती है। तो यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन है एलैरी, बाइसेप्स, गैस्ट्रोसिनेमियस एंड पेक्टोरलिस मेजर। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मैंने दिया हुआ है इसका, दैट द स्टर्नम इज one of the largest bones in the bird's skeleton and it is a part of the pectoral girdle, especially pectoral girdle, which bears a large keel responsible for anchoring of flight muscles. Thus, large and well-developed sternum with a keel suggests the development of a strong flying ability in birds. यानी कि इन्वॉल्वमेंट किसका हो रहा है बच्चों यहाँ पे, दैट इज द पेक्टोरल गर्डल का है। और यहाँ पे जो इसका मेन टाइप है, यहाँ पे इसके दो टाइप्स होते हैं, तो जो मेन टाइप यहाँ पे इन्वॉल्व होता है दैट इज द पेक्टोरलिस मेजर। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों डी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, The characteristics of a renewable exhaustible natural resource is, okay, characteristics हमें बतानी है इसकी। Renewable resources are living, able to reproduce or replace themselves and to get increased in number, correct है। Can be recycled, yes exactly, but should not be used beyond a limit, yes आप recycle तो कर सकते हैं लेकिन हर एक चीज की एक लिमिट होती है। अगर आप उस लिमिट के बाहर जाकर के करेंगे तो you are not able to do these things with, especially with the natural things which are available on earth. Next है आपका सी ऑप्शन, every resource is exhaustible except solar power, wind power, tidal and wave power and thermal power. That is also correct. So आपका यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों, that is all of these. Next क्वेश्चन क्या है आपका, formation of corpus luteum is influenced by LH, it means luteinizing hormone, that is an FSH, follicle stimulating hormone, progesterone and PRL. तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन है आपका बच्चों दैट इज द LH, क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो आपका इन्फ्लुएंस होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डेवलपमेंट ऑफ एंथर इन एंजियोस्पर्म इज लेप्टोस्पोरेंजिएट, यूस्पोरेंजिएट, ग्रेडेट एंड सिंपल। मैंने यहाँ पे आपको पूरी प्रोसेस शो करी है कि कैसे आपके लास्ट में गैमेटोफाइट तक, मेल गैमेटोफाइट तक कैसे बनते हैं, तो उसको हम देख लेते हैं पूरा, उससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कैसे ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा। Because anthers are two lobed and are attached to the filament either at the base or in the middle area of the anther. The central cells of the anther, the pollen mother cells, myocytes, differentiate and become selectively isolated from the mother plant through callose secretion by the myocyte cytoplasm. The pollen mother cells undergo meiosis to form tetrates. The uninucleate young microspores are released from the tetrate at the vacuolated stage. The microspores undergo an asymmetric division, pollen mitosis first, to produce the vegetative and generative nucleus, and microspores then develop into the male gametophyte. इसके साथ ही साथ और इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इन एंजियोस्पर्म द सेल्स ऑफ एपिडर्मिस ऑफ एंथर ऑफन बिकम स्ट्रेच्ड and shrivel off at maturity. In eusporangia development, the microsporangia develop hypodermally in anther from strips of archisporial cell. तो यहाँ पे आपका जो 20 ऑप्शन दिख रहा है that is a eusporangiate, बच्चों ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, cDNA probes are copied from the mRNA molecules with the help of reverse transcriptase, DNA polymerase restriction enzyme and adenosine deaminase. तो आपका जो यहाँ पे देखिए पहला दे रखा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है डेफिनेटली, बट इसके अलावा जो यहाँ पे बाकी के ऑप्शंस दे रखे हैं 3 ऑप्शन, उनको भी मैं बताऊंगी आपको कि उनका क्या फंक्शन होता है। पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज देख लेते हैं। दैट रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज द एंजाइम दैट सिंथेसाइज अ कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, इट मींस cDNA, बाय यूजिंग आरएनए स्ट्रैंड एज टेम्पलेट। ओके, बाकी जो आपका डीएनए पॉलीमरेज हो गया ये आपके डीएनए रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होता है बच्चों। बाकी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो होते हैं ये आपके, इनको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस भी कहा जाता है, ये किसी पर्टिकुलर साइट पे कट करते हैं, फ्रेगमेंट्स बनाते हैं और इनको मॉलिक्यूलर सीजर्स के नाम से भी जाना जाता है। और ये एडेनोसिन डीएमिनेज है, ये डीएमिनेशन रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इकोलॉजिकल पिरामिड्स आर, ऑप्शंस है आपके पास, ऑप्शंस नहीं है, स्टेटमेंट्स आपके दे रखे हैं और उनमें से पूछा है कि सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो और देखते हैं क्या स्टेटमेंट्स है। 3 टाइप्स, एज पिरामिड्स, एनर्जी पिरामिड्स एंड बायोमास पिरामिड्स।
4 टाइप्स, एज पिरामिड, एनर्जी पिरामिड्स एंड नंबर पिरामिड्स एंड बायोमास पिरामिड्स। 5 टाइप्स। तो बच्चों ये 4 और 5 वाला तो पहले ही रॉन्ग हो गया, क्योंकि मेनली जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका नंबर पिरामिड्स एंड जो आपका दूसरा होता है एनर्जी हो गया, और एक होता है आपका बायोमास हो गया। तो यहाँ पे इनमें से कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं दिख रहा है। यहाँ 3 टाइप्स तो दिए फर्स्ट में, लेकिन पहला जो दे रखा है वो आपको एज पिरामिड दे रखा है, जो कि नहीं है। यहाँ पे अगर नंबर ऑफ पिरामिड्स होता तो फिर वो आपका सही होता, इसलिए आपका यहाँ पे कोई भी नहीं करेक्ट है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे होगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑल्दो मच CO2 इज कैरिड इन ब्लड, ठीक है, ब्लड डज नॉट बिकम एसिडिक बिकॉज, क्यों नहीं होता है? बहुत सारी CO2 होती है लेकिन फिर भी क्यों नहीं होता है? तो ऑप्शन है आपके पास में, इट इज एब्सॉर्ब्ड बाय द ल्यूकोसाइड्स, ब्लड बफर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन CO2 ट्रांसपोर्ट, it combines with water to form carbonic acid which is neutralized by NaCO3 and it is continuously diffused through tissues and is not allowed to accumulate। तो बच्चों ब्लड बफर जो होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है CO2 के ट्रांसपोर्ट में, और यही एक रीजन है जिसकी वजह से ये एसिडिक नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका जो है बी ऑप्शन वो करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बायो फर्टिलाइजर्स इंक्लूड, तो बायो फर्टिलाइजर्स अब बहुत कुछ बार क्वेश्चन आ चुका है कि ये वो होते हैं जो सॉइल की न्यूट्रिएंट क्वालिटी को बढ़ाते हैं, उसको इनरिच करते हैं न्यूट्रिएंट से। ठीक, आप देखते हैं कौन से होते हैं। इनमें राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरलम एंड बीजीए होते हैं ये सारे। ग्लोमस एनोमिना, नॉस्टॉक फ्रैंकिया ये भी होते हैं। रोडोस्पाइरलम, रोडोस्यूडोमोनास, क्लोस्ट्रिडियम, बैसिलस, बेजिनिका ये भी होते हैं। तो ऑल ऑफ दीज आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों, क्योंकि ये सारे ही बायो फर्टिलाइजर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ 50 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म ए पॉलीसैकेराइड, द जनरल फॉर्मूला ऑफ अ पॉलीसैकेराइड विल बी। वेरी गुड, आपको जनरल फॉर्मूला बताना है। तो जो एक कॉमन फॉर्मूला होता है पॉलीसैकेराइड का बच्चों, वो होता है आपका C6H10O5 होल टू द पावर n, ठीक है, होल इज मल्टीप्लाइड विद द n। तो यहाँ पे आपको n की वैल्यू दे रखी है 50, तो जब आप इसको यहाँ पे 50 पुट करेंगे तो क्या होगा, C6H10O5 और यहाँ बाहर आपने n की जगह क्या रख दिया, 50 रख दिया। अब अंदर इसको मल्टीप्लाई करिए तो क्या आता है, C300 हो जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाई 50 एंड H आपका हो जाएगा कितना, 500 हो जाएगा बच्चों, और जो आपका O है वो कितना हो जाएगा, 250। देखिए ऑप्शन कहाँ पे दे रखा है, यस बी ऑप्शन में देखिए आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडोमाइटोसिस रिफर्स टू, एंडोमाइटोसिस क्या होता है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस विदाउट क्रोमोसोमल डिवीजन, डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम विदाउट न्यूक्लियर डिवीजन एंड डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, नन ऑफ दीज। तो एक्चुअली एंडोमाइटोसिस जो होती है वो रिप्लिकेशन होता है डीएनए का, बट विदाउट न्यूक्लियर डिवीजन होता है, और इस प्रोसेस में जो क्रोमोसोम होता है विल बी सीन विदाउट न्यूक्लियर डिवीजन एंड रिजल्टिंग इन इंक्रीज। जब न्यूक्लियर का डिवीजन नहीं हो रहा है तो यानी कि उसके अंदर क्या होगा, जो क्रोमोसोम का नंबर होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखिए ऑप्शंस में क्या है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस विदाउट क्रोमोसोमल डिवीजन, नो दिस इज रॉन्ग। डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम विदाउट न्यूक्लियर डिवीजन, यस दिस इज करेक्ट, एंड डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म नो एंड नन ऑफ दिस, दिस इज आल्सो रॉन्ग। सो यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन है बच्चों वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पैथोजेंस आर नॉर्मली नॉन डिजीज कॉजिंग इन नेचर, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजोआंस, helminths or few examples of pathogens and it causes harm to the host by living on it या फिर in them। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों वो कौन से होंगे, क्योंकि आपसे पूछ रहा है पैथोजेंस आर, तो ऑब्वियसली उसकी क्वालिटी के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ फर्स्ट में कह रहा है कि नॉर्मली नॉन डिजीज कॉजिंग इन नेचर, तो ये तो नहीं हो सकता। बाकी के ये जो दो हैं बच्चों ये तो होते ही, क्योंकि वो होस्ट में या तो उनके ऊपर रहते हैं या उनमें अंदर रहते हैं। बाकी ये बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजोअन, हेलमिन्थ्स ये सभी एग्जांपल्स होते हैं आपके प्रोटोजोअन के। तो यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन होगा वो करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स आर प्रोपगेटेड थ्रू अंडरग्राउंड रूट्स। ओके, ऑप्शन है आपके पास है ब्रायोफाइलम एंड कैलेनकोई, जिंजर, पोटैटो, अनियन एंड जिमीकन, पिस्ता, क्रिसैंथेमम एंड पाइनएप्पल, स्वीट पोटैटो, एस्पैरागस, टोपियोका एंड डहेलिया। तो यहाँ पे आपके जो करेक्ट आंसर आएगा वो होगा आपका डी ऑप्शन, क्योंकि ये आपका स्वीट पोटैटो हो गया, एस्पैरागस हो गया, टैपियोका एंड डहेलिया होगा। तो इनमें जो है अंडरग्राउंड रूट्स प्रोपगेटेड होते हैं, इनके थ्रू ही ये प्लांट्स जो है इसी कैटेगरी में रखे जाते हैं, बिकॉज देयर आर डिफरेंट नेचुरल मोड्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो ऑप्शंस आपके पास में जो दे रखा है ये एग्जांपल्स जो है वो सारे ही इसके अंडर में आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों आपका, द डिफरेंस बिटवीन द रेड लिस्ट एंड रेड डेटा बुक इज, ओके सो यहाँ पे आपको क्या दे रहा है ऑप्शंस में, द रेड डेटा बुक कंटेन्स 3 colored pages, red, pink and green, and the red list has the animals typed with the brown, blue and orange. No, the red list contains name of endangered species, red data book contains information of endangered species. तो एक्चुअल में यही होता है ना, रेड डेटा बुक रेड लिस्ट क्यों जनरेट की जाती है, वो इसीलिए की जाती है, अपने उन endangered species को रखा जाता है उसमें रेड लिस्ट में, और रेड डेटा बुक में आपके क्या रखा जाता है, उसमें उनकी इंफॉर्मेशन को रखा जाता है endangered species की। तो endangered के लिए ही ये सारा काम होता है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी के ये दोनों ऑप्शंस भी नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्योर लाइन ब्रीड रिफर टू, तो ऑब्वियसली प्योर लाइन की बात कर रहा है तो होमोजाइगस होंगे, दोनों ही एक जैसे एलील्स होंगे तभी ऐसा होगा, अदरवाइज हेट्रोजाइगस के केस में ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ ऑप्शंस में आपके पास में हेट्रोजाइगोसिटी ओनली नो, हेट्रोजाइगोसिटी एंड लिंकेज नो, होमोजाइगोसिटी ओनली यस दिस इज, और यहाँ पे क्या है होमोजाइगोसिटी एंड सेल्फ असॉर्टमेंट नहीं, सिर्फ होमोजाइगोसिटी होगा और कुछ भी उसके साथ में नहीं लगेगा, तो इसलिए आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, होल्ड सिंपल लीव्स विद रेटिकुलेट वेनेशन प्रेजेंट इन, तो ऑप्शंस आपके पास में क्या है, कैलोट्रोपिस, नीम, चाइना रोज एंड अल्स्टोनिया। तो यहाँ पे आपके पास में अल्स्टोनिया जो है बच्चों वो करेक्ट ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन, और इसमें जो लीव्स होती हैं उसमें 5 प्रेजेंट होती है, कितनी 5, और इसी के जैसा ही एक और होता है दैट इज द नीरियम, तो इसमें भी ये कंडीशन पाई जाती है, लेकिन यहाँ पे जो होल्स में लीव्स होती है दैट इज 3, ठीक है, इसके बारे में भी पूछा जा सकता है, इसलिए इसको भी मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 76 नंबर, इन माइकोराइजा द फंगल हाइफी remain restricted to the root surface, remain restricted up to the root cortex, pass into the root interior and enter the root apex and reach all parts। तो बच्चों जो माइकोराइजल एसोसिएशन होता है दैट इज द एसोसिएशन बिटवीन द फंगस एंड द रूट ऑफ हायर प्लांट, और वो हायर प्लांट क्या होते हैं, जैसे कि आपके पाइन हो गए, बिर्च हो गए, यूकेलिप्टस हो गया, फाइकस हो गया, ये सब होते हैं। And the actively growing root of higher plants get infected by fungi. The fungus hyphae get their food from the cortical cells of the root. तो यहाँ आपका देखिए बी ऑप्शन में कह रहा है कि रिमेन रिस्ट्रिक्टेड अप टू द रूट कॉर्टेक्स, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, द डायग्राम फ्लो चार्ट रिप्रेजेंट विच ऑफ द सेडिमेंट्री बायोजियोकेमिकल साइकिल। तो यहाँ पे आप देखिए कंज्यूमर, ओके ये क्वेश्चन इसी टाइप का एक और आया था बीच में। तो PO3 मिनरल रॉक से आपका सॉइल सोल्यूशन में जा रहा है, फिर डेट्रिटस से भी इधर आ रहा है, ये डिकम्पोजिशन भी दिखा रहा है, ये कंज्यूमर से डेट्रिटस में आ रहा है, यहाँ से प्रोड्यूसर्स में जा रहा है, ओके। तो यहाँ पे नाइट्रोजन साइकिल है, फास्फोरस साइकिल है, ऑक्सीजन साइकिल है या फिर सल्फर साइकिल है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बच्चों कि ये देखिए मेनली क्या शो कर रहा है, दैट इज, तो यहाँ पे आपकी जो बायोजियोकेमिकल साइकिल है मेनली वो 2 टाइप की होती है, पहली होती है गैसेस, दूसरी होती है सेडिमेंट्री। तो गैसियस वो होती है जिसमें N2, O2, CO2 इन सब का इन्वॉल्वमेंट होता है, और जो सेडिमेंट्री होती है उसमें बच्चों ये P2 हो गया, कैल्शियम हो गया, सल्फर हो गया, जो रॉक्स बनाते हैं ये इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों दैट इज द फॉस्फोरस साइकिल, क्योंकि बाकी आप देखिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर के बारे में बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या शो कर रहा है, फॉस्फेट, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द पाइवोटल एंड ग्लाइडिंग जॉइंट्स इज प्रेजेंट बिटवीन द पाइवोटल जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट में दे रखे हैं आपको एटलस एंड एक्सिस बिटवीन द कार्पल्स, एटलस एंड एक्सिस, कार्पल एंड मेटाकार्पल, एंड कार्पल एंड मेटाकार्पल, एटलस एंड एक्सिस, एंड टार्सल्स एंड मेटाटार्सल्स, एटलस एंड एक्सिस। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों वो है आपका दैट इज द एटलस एंड एक्सिस इज द पाइवोटल जॉइंट, एंड ग्लाइडिंग जॉइंट में आपका बिटवीन द कार्पल्स आ जाएगा, क्योंकि द जॉइंट्स बिटवीन द बोन्स हेल्प इन लोकोमोशन एंड मेनी अदर मूवमेंट्स। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो होता है वो बच्चों आपकी ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डल के बीच में होता है। हिंज जॉइंट जो होता है वो आपका नी जॉइंट होता है। पाइवट जॉइंट जो होता है बच्चों वो आपका बिटवीन द एटलस एंड एक्सिस होता है, ये देखिए ये दे रखा है। और ग्लाइडिंग जॉइंट जो होता है वो बिटवीन द कार्पल्स होता है। और सैडल जॉइंट जो होता है बच्चों वो आपके बिटवीन द कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब होता है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। मैंने सारे तरह के जॉइंट्स आपको बता दिए हैं, थोड़ा स्पीड में करते हैं, वीडियो काफी लंबा हो गया है क्योंकि पूरे 90 क्वेश्चंस एक साथ हुए हैं। बॉडी इज सेगमेंटेड इन आर्थ्रोपोडा, नाइडेरिया, एनेलिडा बोथ ए एंड सी। तो यहाँ पे आपका क्या करेक्ट ऑप्शन आना चाहिए? सेगमेंटेशन के बारे में अभी एक और क्वेश्चन आया था ना बच्चों, मैंने उसमें आपको बताया था कि बॉडी सेगमेंटेशन किन में होता है, दैट इज आर्थ्रोपोडा एंड एनेलिडा। तो बोथ ए एंड सी आपके करेक्ट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेलेक्ट द करेक्ट सेट ऑफ एनिमल्स दैट बिलोंग्स टू क्लास मैमेलिया, लायन, हिप्पोपोटामस, पेंगुइन, बैट, लायन, बैट, व्हेल
ऑस्ट्रिच, हिप्पोपोटामस, पेंगुइन, व्हेल, कैंगरू एंड व्हेल, बैट, कैंगरू एंड हिप्पोपोटामस। तो आपका जो डी ऑप्शन है, व्हेल भी, बैट भी, कैंगरू भी और हिप्पोपोटामस, ये सारे ही मैमल्स में यानी मैमेलिया में आते हैं, तो इसलिए यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चंस कुछ आज के पेपर में ऐसे थे जिसमें अगर आपका पढ़ा हुआ है तो आप डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं अगर पढ़ा रखा है, और अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो वो क्वेश्चन आपको डेफिनेटली बहुत टफ लग रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पॉइंट्स एट विच क्रॉसिंग ओवर हैज टेकन प्लेस बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड प्रोटीन एक्सिस, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स, काइस्मेटा या फिर सेंट्रोमियर्स। तो क्या होना चाहिए बच्चों? That is chiasmata is the correct option here, because the separation of homologous chromosome is not completed in diploid stage. They remain attached at one or more points where crossing over has occurred. These points of attachment are known as the chiasmata. ठीक है, चलिए next question देखते हैं। Flagella of prokaryote and eukaryotic cells differs in type of movement and placement in cell, location in cell and mode of functioning, microtubular organization and type of movement, माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन। तो यहाँ पे आप देखिए जो आपका सी ऑप्शन में कह रहा है कि माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड टाइप ऑफ मूवमेंट, तो यहाँ पे फ्लैजेला ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में बात तो फ्लैजेला की कर रहा है लेकिन वो इससे रिलेटेड कर रहा है, तो यहाँ सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्योंकि जो मैं कुछ पॉइंट्स और भी बता देती हूँ आपको, जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक फ्लैजेला से रिलेटेड है, क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक की फ्लैजेला की अगर हम बात करते हैं बच्चों तो वो आपके सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, ठीक है, दैट इज सिंगल स्ट्रैंडेड, और जबकि यहाँ पे दे है हैविंग 11 स्ट्रैंडेड अगर यूकैरियोटिक्स की बात हम करते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या होता है प्रोकैरियोट्स में ये कवर्ड होते, इसमें जो कवरिंग होती है मेम्ब्रेनस शीथ होती है वो एब्सेंट होती है, जबकि इसमें वो प्लाज्मा लेमा से ये जो होते हैं कवर्ड होते हैं। और नेक्स्ट आपका जिसका साइज अगर प्रोकैरियोट्स की बात करें तो स्मॉल साइज के होते हैं और इसमें साइज जो होता है वो लार्ज होता है, और प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला जो होते हैं ये नैरोअर होते हैं, ये बल्कि थिकर होते हैं। यूकैरियोटिक के बारे में अगर बात करते हैं तो ये कुछ और पॉइंट्स से रिलेटेड, तो आई होप कि आपका डाउट इसमें क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? अकॉर्डिंग टू द IUCN रेड लिस्ट व्हाट इज द स्टेटस ऑफ रेड पैंडा? क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज, वल्नरेबल स्पीशीज, एक्सटिंक्ट स्पीशीज, इंडेंजर्ड स्पीशीज। तो यहाँ पे ये इंडेंजर्ड स्पीशीज के अंडर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? A woman with 47 chromosome due to 3 copies of chromosome 21 is characterized by superfemales, triploidy, Turner syndrome, Down syndrome। Down syndrome का केस है, साफ साफ कह रहा है कि 21 क्रोमोसोम है और ट्रिप्लॉइडी कह रहा है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, बिकॉज डाउन सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम नंबर एट 21। तो वहां पर टोटल आपके कितने हो जाएंगे? 47 हो जाएंगे। जनरली कितने होते हैं? 46 होते हैं टोटल। क्वेश्चन नंबर 86 क्या कहता है? ओके, लेबलिंग करनी है हमें डायग्राम की। यहाँ पे किसका सीड है? मेज ग्रेन दे रखा है एंड लेबल द मिसिंग पार्ट्स विद द करेक्ट ऑप्शंस। तो यहाँ पे आपका जो बच्चों ए है वो तो हो जाएगा आपका एंडोस्पर्म। ओके, जो आपका बी है बच्चों वो हो जाएगा कॉलियोप्टाइल, एंड जो आपका सी है बच्चों दैट इज द स्कूटेलम, एंड जो आपका डी है बच्चों दैट इज द एपिथेलियम। ठीक, तो यहाँ पे आपका एंडोस्पर्म, कॉलियोप्टाइल कहाँ मिलेगा एंड स्कूटेलम, देन आफ्टर सी में यस डी ऑप्शन सॉरी सी ऑप्शन देखिए आपको दिख रहा होगा, एपिथेलियम डी में है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन ह्यूमन फीमेल द फर्टिलाइज्ड एग्स गेट्स इम्प्लांटेड इन यूट्रस आफ्टर 2 months ऑफ फर्टिलाइजेशन, आफ्टर 1 month ऑफ फर्टिलाइजेशन, आफ्टर 3 weeks ऑफ फर्टिलाइजेशन, आफ्टर अबाउट 7 days ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो इम्प्लांटेशन इज द अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द यूट्राइन वॉल, और इसमें कितना टाइम लगता है बच्चों? दैट इज अबाउट आफ्टर 7 days ऑफ फर्टिलाइजेशन। सो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। लास्ट 3 क्वेश्चंस बचे हैं, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिएगा बच्चों। The correct order of the macromolecules that gets digested in the body is carbohydrate, fat, protein, carbohydrate, protein, fat, fat, protein, carbohydrate, fat, carbohydrate and protein। तो सबसे पहले जो होता है वो होता है आपके कार्बोहाइड्रेट का, फिर फैट एंड देन आफ्टर प्रोटीन। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? CAM helps in the plants in conserving water, secondary growth, disease resistance and reproduction। तो जो कैम प्लांट्स होते हैं बच्चों ये आपके मोस्टली एराइड एनवायरमेंट्स में पाए जाते हैं, और इनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि अपने स्टोमेटा को क्लोज रखते हैं किस टाइम पे? जब हॉटेस्ट और ड्राइएस्ट पार्ट ऑफ द डे होता है, जो कि इनके वाटर लॉस को जो होता है इवेपोरेशन या ट्रांसपायरेशन के थ्रू, तो उससे प्रिवेंट करता है। तो यहाँ पे इनका काम क्या है? कंजर्विंग वाटर। सो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा।
लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज अ डोमिनेंट कैरेक्टर ऑफ अ पॉड ऑफ पी? कॉन्स्ट्रिक्टेड शेप, इनफ्लेटेड शेप, कॉनिकल शेप, फ्यूजिफॉर्म शेप। तो इनफ्लेटेड शेप जो होता है दैट इज द डोमिनेंट कैरेक्टर होता है बच्चों। तो आपके इसी के साथ में 90 क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट हो गए। आई होप कि आपकी इसकी वीडियो ने हेल्प जरूर करी होगी। अगर आपको कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहिए या किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आई विल चेक दैट पर्टिकुलर क्वेश्चंस अगेन। एंड अब मैं शिफ्टिंग मेरी खत्म हो गई है तो मैं अब आप लोगों के वीडियोस जो पेंडिंग पड़े हुए हैं प्रॉब्लम्स वाले, उनको भी मैं बना करके वीडियो को डालूंगी जल्दी से जल्दी। साथ ही साथ आपके जो एनटीए के पेपर्स आपके पुराने बच गए हैं 25 और 26, उनको भी मैं कंप्लीट करके जल्द से जल्द डालने की कोशिश करती हूँ। तो I hope you have enjoyed this video a lot. Thank you for watching this one once again. Bye bye for this time. Just stay tuned with BIOMANIA and enjoy the knowledge. Bye bye.